नमस्कार, मैं सिमी भारद्वाज। आज हम करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सूरत अधिवेशन या फिर कांग्रेस में फूड और लखनऊ पैक्ट या समझौता। देखो, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो हमने पहले पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि 1905 में स्वदेशी और 1906 में जो था बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, लेकिन स्वदेशी और बहिष्कार के साथ दो और मांगे रखी गई, जो क्या थी? सबसे पहले था स्वदेशी और दूसरा था हमारा बहिष्कार और एक था हमारा राष्ट्रीय शिक्षा और एक थी हमारी चौथी मांग क्या थी? स्वराज। अब देखो, 1905 में स्वदेशी, 1906 में बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज, ये सारी चीजों की मांग की गई गर्म दल द्वारा। देखो, मैंने आपको बताया था कांग्रेस जो थी स्टार्टिंग के कुछ एक सालों तक तो सही से काम कर रही थी, सब कुछ सही था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो था वो भारतीयों की जो प्रार्थनाएं, जो पत्र थे वो पढ़ने बंद कर दिए, उनकी याचिकाएं सुनना बंद कर दी और धीरे 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 जो लोगों का कांग्रेस से विश्वास उठने लगा और दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई, दोनों एक दूसरे के विपरीत थी। एक था गर्म दल और एक था नरम दल। अब जो गर्म दल वाले थे वो संवैधानिक तरीके से विकास चाहते थे। उनका कहना था कि अंग्रेज हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है और वो हमारे लिए जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन जो गर्म दल वाले थे उनका कहना था ये हमारा अधिकार है, भारत हमारा है और हमें स्वराज चाहिए। देखो, यहाँ पे 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन अभी तक लोगों को यही नहीं पता था कि स्वराज का क्या मतलब है और स्वदेशी का क्या मतलब है या बहिष्कार का क्या मतलब है। ठीक है, और देखो 1906 में क्या हुआ कि हमारा जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो हुआ कलकत्ता में। तो इस अधिवेशन में भी जो गर्म दल वाले वो ही अपनी चार मांगे उठाएंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने बताया कि जो विचारधारा में जो मतभेद उत्पन्न हो गया था उसका रीजन क्या था, जो कि आज हमारा टॉपिक है। तो देखो, 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और जो नरम और गरम दल वाले थे और गरम दल वाले जो थे, जो नरम वाले थे उन्होंने वो चाहते थे कि रास बिहारी घोष। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से डिस्कस कर देती हूँ। एक रास बिहारी बोस है और एक रास बिहारी घोष है। जो रास बिहारी बोस है वो एक क्रांतिकारी थे और ये गरम दल के नेता थे। अब देखो, ये चाहते थे नरम वाले कि रास बिहारी घोष जो है वो कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने, जबकि गरम दल वाले चाहते थे या तो तिलक या फिर लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन दोनों की जो एक, देखो ये नरम दल से है, एक गर्म दल से, दो ओपोजिट विपरीत विचारधारा है और अपने अपने अध्यक्ष जो है वो लाना चाहते हैं। अब नरम दल वालों ने यहाँ पे, आप मान सकते हो प्लानिंग करी या चाल चली, आप जो भी कह सकते हो, और इन्होंने क्या किया कि गर्म दल वाले रास बिहारी घोष का जो है, तो मैंने जैसे बताया कि नरम दल वाले चाहते थे रास बिहारी घोष जो अध्यक्ष बने और गरम दल वाले चाहते थे या तो बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए या लाला लाजपत राय को बनाया जाए। अब देखो, नरम दल वालों ने एक प्लानिंग करी और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपनी प्लानिंग के तहत यहाँ पे किसका नाम, दादा भाई नौरोजी को जो था वो अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, उनका मानना था कि गरम दल वाले रास बिहारी घोष का जो है उनके विरुद्ध चल सकते हैं, लेकिन दादा भाई नौरोजी के विरुद्ध नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो दादा भाई नौरोजी वो पर्सन है जिन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1867 ईस्वी में इन्होंने
जो हमारी राष्ट्रीय इनकम है, नेशनल जो इनकम है उसकी गणना की थी प्रथम बार। आज कौन करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है। लेकिन आज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से जो है वो एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन ये अकेले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने भारतीय की राष्ट्रीय आय की गणना जो थी उसका प्रारंभ किया था। और साथ में इन्होंने भारत में जो गरीबी थी वो कैसे आई अंग्रेजों के कारण, और उन्होंने उस बुक में ये बताया कि अंग्रेज कैसे भारतीयों का जो धन है, क्योंकि भारत जो था वो एक विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया कहलाता था, और उन्होंने कैसे ब्रिटिशों ने वो धन जो है वो बहाकर जो थे वो इंग्लैंड अपने देश लेकर गए थे। ठीक है, और इन्होंने बुक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसी बुक में ये सारी चीज़ें उन्होंने उजागर करी थी कि भारत कैसे कैसे गरीब हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े लीडर थे। और एक चीज़ बता दूं, उस टाइम ये इनके जो जन्म था वो 1825 में हुआ था, और इनकी डेथ जो थी 1917-18 ऐसे हुई थी। तो देखो, एक बहुत ही उम्र दराज के जो व्यक्ति हैं उनको अध्यक्ष बना दिया। यहाँ पे अध्यक्ष नहीं बनने चाहिए थे सही मायने में, क्योंकि देखो चाहे आपकी राजनीति है चाहे कुछ भी है, लेकिन एक यंग लीडर की ज़रूरत रहती है। और इन्होंने क्या किया, अपनी प्लानिंग के तहत कि रास बिहारी घोष को पीछे किया और दादा भाई नौरोजी को जो था वो अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, और अब दोनों गर्म और नर्म दोनों ने सहमति से इनको अध्यक्ष जो था वो मान लिया था। ठीक है, अब थोड़े टाइम के लिए जो कांग्रेस का विभाजन था वो टल गया। जो हमारे बोल सकते हैं जो एज्ड व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ टाइम के लिए फिर से विभाजन को जो था वो टाल दिया। ठीक है, और फिर से गर्म दल वालों ने अपनी क्या करी, 4 मांगे रखी। वही स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा, और चौथा क्या था, स्वराज। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि अपने भाषण में, अपनी स्पीच में 1906 में पहली बार जो था स्वराज शब्द का प्रयोग किया। लेकिन स्वराज को जो था वो डिटेल में नहीं बताया गया कि इसके मायने क्या है। स्वराज का क्या मतलब है कि अंग्रेज भी यहाँ पे रहें और हम अपना शासन स्वयं चलाएं, या फिर हम अपना शासन स्वयं अंग्रेजों के बिना चलाएं, अंग्रेजों को यहाँ से निकाल के चलाएं। तो क्या हुआ कि इसका जो था वो मतलब ही नहीं पता था, मायने ही नहीं पता थे, इसलिए फिर से गर्म और दल में जो थी बहस छिड़ गई। ठीक है, जैसे तैसे साल बीत गया और अब कांग्रेस का अधिवेशन जो था उसकी जो जगह डिसाइड हुई वो थी नागपुर। आप देखो 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होना था उसकी जगह डिसाइड हुई नागपुर में। अब देखो नागपुर में डिसाइड हुई, फिर से वही गर्म दल और नरम दल वाले चाहते थे कि उनका जो नेता है वही अध्यक्ष बने। नरम और गर्म में वही फिर से जो है वो एक दूसरे का विरोध वाली बात होगी। और यहाँ पे नरम वाले क्या चाहते थे कि रास बिहारी, देखो 1906 में भी इन्हें अध्यक्ष बनाया जा रहा था, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए, और यहाँ पे फिर से तिलक या फिर लाला, दोनों में से किसी एक को बनाया जाए। अब देखो 1907 में फिर से नरम दल वालों ने एक पासा पलट दिया और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले गोपाल किशन गोखले ने क्या किया, एक प्लानिंग के तहत नागपुर से जगह को बदल कर कहाँ कर दिया, सूरत में। यानी कि अब अधिवेशन कहाँ पे होना है, सूरत में होना है। और फिर से वही मुद्दा खड़ा हो गया कि दोनों दल अपने अपने नेता को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। फिर से वही लड़ाई शुरू होगी, मतभेद हो गए, एक चाहता कि बिहारी बने, दूसरा चाहता है कि तिलक या लाला बने। देखो गर्म ने क्या किया कि तिलक का नाम को पीछे करके लाला का, क्यों उनको लगा कि ये लाला का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन फिर से वही जो थी वो बात शुरू होगी। और हुआ क्या कि देखो 1907 में ही अधिवेशन से पहले ही नरम दल वालों ने क्या किया कि कुछ एक रूल्स बना दिए। अब देखो जो नागपुर है वो आता था बम्बई प्रांत के अंदर, ठीक है, और जो तिलक है वो बम्बई से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने एकदम से रूल बना दिया
कि जिस प्रांत में अधिवेशन हो रहा है उस प्रांत का जो नेता होगा, जो लीडर होगा, वो अध्यक्ष नहीं बनेगा। देखो सिर्फ इसी अधिवेशन में इस रूल को फॉलो किया गया, ना तो इससे पहले किया गया कभी, ना फिर इसके बाद इस पे कुछ ज़्यादा काम किया गया। लेकिन 1907 में देखो कैसे किया, नरम दल वालों ने खुद से गर्म दल वालों को अलग करने के लिए प्लानिंग करके क्या बोला कि जहाँ पे अधिवेशन हो रहा है उस जो प्रांत है उससे संबंधित जो लीडर होगा, जो नेता होगा, वो अध्यक्ष नहीं बनेगा। ठीक है, और लाला इस बात को जान गए कि अब जो है वो लड़ाई होनी ही होनी है। तो लाला ने क्या किया, अपना नाम जो था वो वापस ले लिया। यानी कि अब कौन बन गए, रास बिहारी घोष जो थे वो अध्यक्ष बन गए 1907 सूरत अधिवेशन के। अब देखो जब ये अध्यक्ष बन गए तो बातचीत करने का मौका सभी को दिया जाता है। आपने देखा होगा आज भी लोकसभाएं होती हैं, बैठकें होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है वो सत्ता में है तो बीजेपी वाले अपनी बात नहीं रखेंगे, या बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस वाले बात नहीं रखेंगे। बातचीत करने का सभी को मौका दिया जाता है, बातें डिस्कस होती हैं। तो तब भी वैसा ही होता था। तो देखो कहते हैं कि तिलक जैसे ही स्टेज पर गए, इन लोगों ने जो थे वो लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए और तिलक की फिर से वही 4 मांगे। और यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ का अर्थ बताया कि ये क्या क्या है। और राष्ट्रीय शिक्षा, और आपका 4th वन क्या था, स्वराज। ठीक है, और लेटर स्टेज में जाके 1929 में पूर्ण स्वराज भी आया था, जहाँ पे इसके मायने बताए गए थे, इसका अर्थ बताया गया था कि स्वराज का मतलब क्या है। अब देखो स्वदेशी में क्या बोला गया कि विदेशी वस्तुएं जो हैं उनका प्रयोग नहीं करना है, और स्वदेशी वस्तुएं सिर्फ क्या बोला गया यहाँ पे कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है। ठीक है, विदेशी चीज़ों का प्रयोग करना है। और 1907 में गर्म दल वालों ने क्या कहा, गर्म दल में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ, बाल, पाल और लाल, ये 3 जो बहुत प्रसिद्ध है, और साथ में अरविंदो घोष। ठीक है, ये वही व्यक्ति हैं अरविंदो घोष जिन्होंने पौंडीचेरी की स्थापना करी थी। ठीक है, ये फेमस गर्म दल के नेता थे। और इन्होंने क्या कहा, स्वदेशी का मतलब सिर्फ स्वदेशी वस्तुएं ही नहीं है। स्वदेशी का मतलब क्या है, हर वो चीज़ जो भारतीयों से संबंधित है, जैसे उद्योग धंधे हो गया, ठीक है, बिजनेस जो है, वो सारी चीज़ें जो हमारे स्कूल्स हैं वो स्वदेशी होने चाहिए, हमारे कोर्ट जो हैं वो स्वदेशी होने चाहिए, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं वो स्वदेशी होने चाहिए। यानी कि हर एक चीज़ जो भारतीयों की है, भारतीयों से संबंधित है, वो मतलब है स्वदेशी का। अब देखो बहिष्कार, देखो बहिष्कार जो शब्द था वो गर्म और नरम दल ने इसका दोनों ने अपने अपने नज़रिए से देखा इसको और अपना अपना अर्थ निकाला। तो देखो बहिष्कार का मतलब जो नरम दल वाले थे उन्होंने क्या किया कि सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, लेकिन गर्म दल वालों ने क्या बोला, सिर्फ वस्तुएं ही नहीं, विदेशी सब कुछ। यानी कि विदेशी का क्या मतलब हुआ, जो ब्रिटिश से संबंधित है वो हर एक चीज़ विदेशी, यानी कि उस हर एक चीज़ का बहिष्कार करना है। स्कूलों को बंद करो, जो स्कूल है अंग्रेजों के, उनमें जाना बंद करो, उनके कोर्ट में जाना बंद करो, उनकी परिषद में जाना बंद करो, उनके विश्वविद्यालय में जाना बंद करो। यानी कि सब कुछ जो अंग्रेजों से संबंधित है वो है आपका विदेशी, यानी कि उसका बहिष्कार करो। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा, देखो मैंने पहले भी आपको बताया लेक्चर के स्टार्टिंग में कि भारत जो था सोने की चिड़िया और विश्व गुरु हुआ करता था। जैसे हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर जो है वो आगे बढ़ रहा है। विश्व गुरु पहले से ही था भारत। आप जब हिस्ट्री उठा के देखोगे, हम हिस्ट्री को 3 चरणों में पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, जब बात करते हैं प्राचीन भारत की तो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, वैदिक काल, वैदिक और ऋग्वैदिक काल। उसमें आप देखते हैं कि औरतों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, वो हर एक काम में पुरुषों के साथ जो थी बराबरी का उनका दर्जा था, वो हवन करती थी, यज्ञों में भाग लेती, हर एक चीज़ करती थी बहुत। यानी कि उनको शिक्षा का भी अधिकार था, वो शिक्षा ले सकती थी। अपाला, विश्ववारा, घोषा, आपने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल पढ़े हैं उस टाइम के विदुषी महिलाओं के। तो हमारी हिस्ट्री जो थी बहुत अच्छी थी। तो गर्म दल वालों का था कि अपना भारतीय इतिहास पढ़ाया जाए। ये जो अंग्रेज़ हैं वो हमें नहीं सिखा सकते कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सी शिक्षा हमें लेनी चाहिए। हमें
अपनी राष्ट्रीय शिक्षा जो है उसके बारे में बताना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो हमारे तिलक हैं, कभी भी आप इनका नाम गूगल पे सर्च करोगे तो नीचे लिखा आता है द इंडियन टीचर। जब गूगल पे सर्च करते हो इनका नाम तो द इंडियन टीचर लिखा जाता है। इनको हम फर्स्ट टीचर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अपनी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, भारत की शिक्षा, भारत के बारे में बताया जाए, हम क्या थे, ठीक है। और उसके बाद स्वराज। अब यहाँ पे भी स्वराज शब्द का प्रयोग तो 1906 में कर दिया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, लेकिन स्वराज का अभी भी किसी को अर्थ पता नहीं था कि स्वराज क्या है, कि अंग्रेजों के रहते रहते हम अपना राज चलाएं या पूर्ण रूप से अपना राज हो जिसमें अंग्रेज ना हो। तो अभी तक जो इसका था अर्थ ही लोगों को नहीं पता था और लोग इसको अपने अपने तरीके से देखते गए, अपने अपने तरीके से इसका अर्थ निकालते गए। ये लेटेस्ट स्टेज जाकर 1929 में इसका मतलब पता चला कि स्वराज है क्या, ठीक है। अब देखो, जब रास बिहारी घोष जो थे वो अध्यक्ष बन गए, लाला लाजपत राय ने अपना नाम जो था वापस ले लिया। और जैसे मैंने बताया कि तिलक जैसे ही स्टेज पर पहुंचे तो नरम दल वालों ने क्या किया कि कुर्सियां यहाँ वहाँ फेंकना शुरू कर दिया, झगड़ना शुरू कर दिया, और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों का फ़ायदा कर गई। और अब ये बात पक्की हो गई थी कि अब कांग्रेस टूटेगी। देखो, अंग्रेजों ने पहले क्या किया कि सबसे पहले 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, और 1906 में करजन ने क्या किया कि मुसलमानों से एक मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी ढाका में, ठीक है। पहले उन्होंने मुसलमान और हिंदुओं को बांटा, और अब क्या किया, उन्होंने कांग्रेस को बांट दिया दो दलों में, नरम दल और गर्म दल। अब ये दोनों अलग अलग हो गए, ना तो नरम जो है वो गर्म के साथ काम करना चाहते थे और ना गर्म जो वो नरम के साथ काम करना चाहते थे। यानी कि दो अलग अलग विचारधाराएं, एक ऐसी संस्था जो कभी भारतीयों के फायदे के लिए भी थी और ब्रिटिश के फायदे के लिए भी थी, आज वो टूट गई। तो अंग्रेजों ने 3 ऐसे काम किए जिसके परिणाम बहुत ही गलत हुए फ्यूचर में। अब देखो, कांग्रेस को जब विभाजन हुआ तो पहले उन्होंने हिंदुओं से मुसलमान को अलग कर दिया गया, उनके दिलों में मतभेद उत्पन्न कर दिए, और बाद में कांग्रेस में ही उन्होंने मतभेद उत्पन्न कर दिए, जिससे बहुत नेगेटिव जो थे वो रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अब 1907 में कांग्रेस जब दो अलग अलग विचारधाराओं में बट गई, दोनों ने अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 1907 से लेकर 1915 तक जो था वो कोई इतने ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हुए, बहुत धीमे पड़ चुके थे राष्ट्रीय आंदोलन। क्यों? क्योंकि देखो, 1907 में लाला को इन्होंने अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया, ठीक है। 1908 में तिलक को गिरफ्तार करके इन्होंने कहाँ भेज दिया? मांडले जेल, वो भी बर्मा में है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पाल थे और अरविंदो घोष थे, उन्हें राजनीति से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया, ठीक है। तो देखो, जो बड़े लीडर्स थे वो सारे के सारे या तो किसी ने संन्यास ले लिया या तो गिरफ्तार कर लिए, और ये राष्ट्रीय आंदोलन जो थे वो बहुत ही अब धीमे हो गए। और इनमें तेजी कब आई? जब तिलक जो थे 1914 में भारत वापस आए थे। और एक चीज़ और बता दूं, 1915 में क्या हुआ कि जी.के. गोखले और दूसरे हमारे लीडर थे नरम दल वालों के बहुत बड़े, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। अब देखो, फरवरी में क्या हुआ? फरवरी 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हो गई, और नवंबर में जाके जो था फिरोज शाह मेहता की डेथ हो गई। तो देखो, दो बड़े लीडर जिनकी डेथ हो गई, सबसे और मेन रोल इन्हीं ने प्ले किया था नरम दल में, और कहीं ना कहीं इन्हीं के कारण जो थे वो इनकी विचारधारा में मतभेद हुए थे, इनके दिलों में दरार पड़ी थी। कांग्रेस नरम और गर्म दल बने थे। तो जब यही नहीं रहे तो फिर जो था वो कांग्रेस ने सोचा कि हमें इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, और 9 साल में उन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया कि अकेले अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और 1916 में जो था फिर से कांग्रेस एक हुई, ठीक है। और उन्हें मिलाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? एनी बेसेंट का, तिलक का, और एक थे मोहम्मद जिन्ना, ठीक है।
ये वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के भी सदस्य हैं और मुस्लिम लीग के भी सदस्य हैं। इनका कहना था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, दोनों में से कोई एक भी चली जाती है तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने ही पाकिस्तान की मांग की थी। जो हिंदू और मुसलमान को राष्ट्र की दो आंखें बता रहे हैं, लास्ट में उन्होंने ही विभाजन पर जो था वो जोर दिया था, ठीक है। अब एनी बेसेंट के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे, ठीक है, जब मैं जितने भी लीडर हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी तब। अभी सिर्फ इतना जान लो, ये आयरलैंड की महिला थी, ठीक है। और इसको भारत जो था बहुत पसंद था और भारतीयों ने इनको नाम दिया था माता बसंत। माता बसंत, या कहीं पे बसंत माता भी लिखा हुआ है किसी बुक में, तो भारतीयों ने इनको नाम दिया माता बसंत। और इन्होंने भारत के लिए बहुत काम किया, भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए बहुत सारा काम किया। तो इन तीनों के जो सहयोग से गर्म और नर्म दल जो 1916 में फिर से मिले। हम पढ़ते हैं लखनऊ समझौता 1916 में, देखो। और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और देखो इस समझौते में गर्म और नर्म ही नहीं मिले, बट इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो थी वो भी आके कांग्रेस के साथ मिल गई। देखो एक टाइम था जब मुस्लिम लीग बनी थी, तो जो इनके लीडर थे, जिन्ना मेन लीडर जो थे, उनका कहना था कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है और वो हिंदुओं के हित के बारे में सोचेगी और वो मुसलमानों के बारे में नहीं सोचेगी। लेकिन 1916 में इन दोनों को भी और साथ में मुस्लिम लीग को भी ये चीज़ पता चल गई कि अलग अलग होकर जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता, और अब वो इकट्ठे होकर जो है वो स्वतंत्रता के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो लखनऊ समझौता था, गरम प्लस नरम और मुस्लिम लीग का संयुक्त समझौता था, ठीक है। अब इसमें हुआ क्यों, देखो ऐसा तो नहीं था कि मुसलमान जो थे, जो मुस्लिम लीग थी वो हमारे फ़ायदे के लिए आई थी। देखो ये इतिहास है और एक दूसरे का जब फ़ायदा होता है, अपना फ़ायदा जब दिखता है तभी हम काम करते हैं। तो ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं आई थी, ये अपने फ़ायदे के लिए आई थी। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये मैं लेक्चर भी दूंगी इस पर। 1909 में दो व्यक्ति थे, मार्ले और मिंटो, ठीक है। मिंटो जो था भारत का वाइसराय था और ये का भारत सचिव, ठीक है। अब 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया, ठीक है। उसमें क्या किया कि मुसलमानों ने डिमांड करी थी, मांग करी थी कि सांप्रदायिकता के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाए, पृथक निर्वाचन प्रणाली दी जाए। तब तो इनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन 1916 में कांग्रेस ने इनकी मांग को जो था वो मान लिया, यानी कि उन्हें सांप्रदायिकता के आधार पर जो था मतदान का अधिकार मिल गया। और आने वाले टाइम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनकर आएगा कांग्रेस के सामने, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, नरम और गर्म दल वाले मिल गए और मुसलमान जो थे वो भी कांग्रेस के साथ आकर मिल गए। ये था लखनऊ समझौता। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कैसे कैसे कांग्रेस में फूट पड़ी, ठीक है। पहले तो वो दिलों में ही थी, ठीक है, विचार उनके एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन 1907 में जो थे मतभेद खुलकर सामने आए और कांग्रेस दो भागों में बांट गई, एक नरम दल और एक गर्म दल। और फिर जो थे आंदोलन धीरे 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 वो स्थिर पड़ गए और जाकर 1914 में फिर से उनमें थोड़ा सा तेजी आई, जब तिलक जो थे मांडले जेल से वापिस आए और कैसे लखनऊ समझौता हुआ। धन्यवाद।